प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक ये महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 40 खोलिए और कल जहाँ तक पढ़ाया गया था वहाँ देखिए। पृष्ठ संख्या 40 में ऊपर से तीसरा पैरा, चौथा पैरा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी सभी धर्मों का आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान अर्थात इज्जत किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन अर्थात जीवन भर संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। अब अभ्यास के प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवाजी को अपने प्रारंभिक जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो शिवाजी को अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब 10 वर्ष के शिवाजी थे तो उनके पिता शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया और शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। उनकी माता ने उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। उन्हें सैनिक शिक्षा मिली, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग और सैनिक कार्यों में भी ये निपुण हो गए। पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख पाए, परंतु रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ अपनी माता से सुनकर भारतीय हिंदू धर्म और संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने छापा मार युद्ध लड़ करके अब बहुत सारे किलों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी को मराठा राज्य की स्थापना करने में क्यों सफलता मिली? शिवाजी को मराठा राज्य की स्थापना करने में इसलिए सफलता मिली कि उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया और बहुत सारे किलों को उन्होंने जीत लिया। औरंगज़ेब ने उन्हें बंदी बना लिया था, लेकिन वे फूलों की टोकरी में बैठ करके, मिठाइयों की टोकरी में बैठ करके वो बाहर निकल गए और सैनिक शक्ति का गठन करके उन्होंने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंत में औरंगज़ेब ने उनके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और
राजा की उपाधि की मान्यता दे दी। वे बड़े प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे और महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए। 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ था। दीन दुखियों को बहुत दान दिया था और छत्रपति की पदवी धारण की थी। फिर भी उन्होंने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। इसीलिए उन्हें ये शिवाजी की रणनीति पर प्रकाश डालिए। शिवाजी छापामार युद्ध करते थे, जगह जगह उन्होंने संधि प्रस्ताव भी किए और बड़े चतुर और जागरूक राजा थे। इसलिए उन्होंने यह रणनीति अपना करके, छापामार युद्ध की रणनीति अपना करके विजय प्राप्त किया। किस आधार पर आप कह सकते हैं शिवाजी एक योग्य शासक थे? शिवाजी एक योग्य शासक थे, इसका आधार यह है कि वो दीन दुखियों का ध्यान रखते थे, उनकी सेवा करते थे, अपने सैनिकों की भी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे और वो सच्चे मायनों में धर्मनिरपेक्ष थे। युद्ध में यदि हारे हुए राजा या किसी की भी स्त्रियों को वो उनके घर सम्मान के साथ वापस लौटा देते थे। इसीलिए वो योग्य शासक थे। शिवाजी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिवाजी गरीबों दीनहीनों के रक्षक थे, स्त्रियों के रक्षक थे। स्त्रियों को युद्ध में जीतने के बावजूद सम्मानपूर्वक उनके घर पहुंचवा देते थे, सबका आदर सम्मान करते थे। अपराधियों को दंड अवश्य दिया जाता था। उनके बेटे संभाजी ने स्वयं अमर्यादित व्यवहार किया तो उसको भी बंदी बनाने का आदेश उन्होंने दे दिया था। यही उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं थी। अब पाठ 13 पृष्ठ संख्या 41। गुरु गोविंद सिंह। 17 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाती है। ऊपर देखिए गुरु गोविंद सिंह पाठ 13। समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसी मेरे साथ शुद्ध उच्चारण में पढ़ने का प्रयास करो। समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती रही हैं जिनके विचारों से हम सभी का जीवन प्रकाशित होता है। ऐसी ही महान विभूतियों में गुरु गोविंद सिंह की गणना अर्थात गिनती की जाती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल शासकों की कार्य नीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, न कि इस्लाम धर्म से। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्धू शाह का सहयोग प्राप्त था। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। नबी खां और गनी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया था। वे पंजाब में भी वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार की राजधानी में हुआ था और नांदेड़ हैदराबाद नामक स्थान पर, हैदराबाद में नांदेड़ एक स्थान है, वहाँ पर सन 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी।
गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। सिख धर्म का आरंभ गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक के बाद सिख धर्म मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब सिखों ने अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने आप को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय सिख लोग भली भांति संगठित हो गए। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। इस कार्य के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें मसंद कहते थे। गुरु हरगोविंद ने, जो गुरु गोविंद सिंह के पितामह थे, सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे स्वयं सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। जिस समय गुरु गोविंद सिंह गुरु की गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर अम्बाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए। यह उनके पिता गुरु तेग बहादुर की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी ईश्वर को मानने वाले थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। ये अच्छे आशु कवि भी थे। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी है। इसके द्वारा उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। पुस्तक विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। शेष कल हम लोग पढ़ेंगे और कल प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा।